Hello students. In the last class, in the cash management, I have taught you different topics. That is what is cash management, objectives of cash management, and after that the different motives of holding the cash, which can help in managing the cash in an organization and determine the optimum level. I think you all can understand different topics. Today, now I am going to discuss the next topic, that is the factors which help in determining need of cash. So the next topic is factors determining cash needs. There are the different factors which can help in organization to determine the optimum level of cash. Some of the topics I am going to discuss here. First one is synchronization of cash flows. कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. कैश फ्लो का सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कैश एट लास्ट सही समय पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट कर पाना और उसके बाद उसका राइट टाइम पे प्रॉपर डिस्बर्समेंट करना. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स यानी अपने कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में या डेटर्स के कंसिडरेशन में प्रॉपर टाइम पे कैश को रिकवर कर पा रहा है, इट मीन्स दैट वो कैपेबल है अपने सप्लायर को जो भी उसने शॉर्ट टर्म बैंक्स लोन ले रखे हैं या जो भी उसके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है उनको ईजीली वो क्या कर रहा है, वो पे कर सकता है. तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैश की नीड को डिटरमाइन करने के लिए. अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है, कस्टमर जो भी ओवरऑल बिजनेस से क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर रहा है वो पैसा पे आउट नहीं कर पा रहा है और वो कहीं ना कहीं बैड डेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट में बिजनेस की जो कैश की नीड है वो बैरी कर जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस के लिए कि कैश के फ्लो में एक डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. तो यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज. नेक्स्ट वन इज कैश शॉर्टेज कॉस्ट. कैश की शॉर्टेज बिजनेस में अगर कभी भी जनरेट होती है, कैश की शॉर्टेज मीन्स बिजनेस के जो बेसिक डे टू डे ऑपरेशंस कैश ट्रांजैक्शंस है, डे टू डे ऑपरेशंस कैश ट्रांजैक्शन जहाँ पे कैश के अल्टरनेट के अलावा दूसरे सोर्स को दूसरे ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है. तो ऐसे फैक्टर्स में आपको मैंडेटरी लेवल पे चाहिए कि आपको बिजनेस सफिशिएंट कैश होना चाहिए. आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए उस टाइम, सफिशिएंट कैश अवेलेबल होना चाहिए. सपोज एज एन इंडिविजुअल आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गए हो और दैट टाइम आपको 10,000 रुपीज़ की इंस्टेंट नीड हो जाती है और आपके पास दैट टाइम उतने पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम. आपके पास सिर्फ कितने रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ अवेलेबल है और आपको कैश के फॉर्म में वहाँ पे पेमेंट करना है. सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, आपसे किसी अदर सोर्स में फ़ंड लेने के लिए तैयार ही नहीं है. तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया उस टाइम, तो ऐसे फेज़ में आपको कहीं से फ़ंड अरेंज करना पड़ता है, फ़ंड अरेंज करना होगा. तो आपने क्या किया, आपने आपके फ्रेंड से डिमांड किया कि अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ है तो मुझे अभी दे दो, मैं इन फ्यूचर वो पे आउट कर दूँगा, मैं इन फ्यूचर वो पे आउट कर दूँगा. तो उस फ्रेंड के पास 5,000 रुपीज़ था, मे बी वो आपको विदाउट बेनिफिट वो आपको एज अ फ्रेंड दे सकता है, लेकिन मे बी वो हो सकता है कि आपसे कुछ रिटर्न भी मांग ले उस पर्टिकुलर
फंड के अगेंस्ट में। तो वहाँ पे आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है आपकी इंस्टेंट नीड फुलफिल करने के लिए। तो उस कैश को हम बोलते हैं कैश शॉर्टेज कॉस्ट। क्या हुआ था, आपके पास 10,000 रुपीज़ नहीं थे, 5,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ थे और आपको 5,000 रुपीज़ की नीड थी, एक्स्ट्रा कैश की नीड थी, क्योंकि आपको पेमेंट करना था 10,000 रुपीज़ का। तो उस टाइम आपने क्या किया, आपके फ्रेंड के पास से पैसे उधार ले लिए और आपने वो पैसे क्या किया, वहाँ पे उसका उन पैसों से पेमेंट किया। तो उस कैश को हम क्या बोलते हैं, तभी उस सिचुएशन में आपके पास कैश अवेलेबल नहीं था, तो क्या था, कैश शॉर्टेज कॉस्ट। इनकेस एक बिजनेस में कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस अच्छे से हो रही है, अच्छे से बिजनेस रन कर पा रहा है, इजीली हो रही है, तो ऐसे फॉर्मेट में बिजनेस में शॉर्टेज कॉस्ट नहीं होती है। देन नेक्स्ट वन इज एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। थर्ड पॉइंट इज एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट मीन्स आपके पास जितने फंड की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपने फंड अगर आपने मेंटेन करके रखा है, तो यहाँ पर भी एक बिजनेस कॉस्ट को बियर करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज़ एज अ प्रिकॉशनरी कॉस्ट आपने क्या किया है, मेंटेन करके रखी है बिजनेस में, और बिजनेस में आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 3 लाख रुपीज़, उसमें एक्सेस मनी है, तो वो क्या हुई, 3 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी है। तो 3 लाख रुपीज़ बिजनेस में कहीं है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उससे अदर फैक्टर्स ऑपरेट किया जा सकता है, जो बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन बिजनेस उस पैसे को एज अ प्रिकॉशनरी फैक्टर्स में मेंटेन कर रहा है कि ये हमें कभी कोई नीड जनरेट होती है, हो गई, तो कैश को उसे हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो हो गई एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए अभी। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज, देन सेकेंड इज कैश शॉर्टेज कॉस्ट, एंड थर्ड इज एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लो में हमने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज कैसे होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैश शॉर्टेज कॉस्ट। कैश शॉर्टेज कॉस्ट यानी क्या, कैश शॉर्टेज कब हो सकती है बिजनेस में, और उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कैश कैसे मेंटेन करना है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे मेंटेन करना है, वो हमने डिस्कस किया। और थर्ड वन इज एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट, मतलब आप कभी एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो क्या कर रहे हैं, कभी कैश कॉस्ट आपने रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, और वो आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होती है, एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। मतलब उससे अगर उसमें से कोई कॉस्ट बचती है आपकी नीड फुलफिल होने के बाद, तो वो क्या रहती है, एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आर दी procurement and management cost, compensating balance, uncertainty, and firm's capacity to borrow in emergency। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।